गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज इकोनॉमिक्स की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले इसका बुकिश मीनिंग पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड में ये बताता है स्टूडेंट कि जब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या किसी पर्सन से रिलेटेड सभी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे पर्सन है, उसकी इनकम, उसका टेस्ट, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस, या प्रोडक्ट के जो अल्टरनेटिव हैं, ठीक है, जैसे कोक है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, पेप्सी है, ठीक है, थम्स अप है, उनके प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है जिसको कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से जो उसकी डिमांड है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, और अगर प्राइस कमोडिटी के डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो उससे डिमांड जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो एक कोका कोला है, कोका कोला का प्राइस अभी करंटली क्या है, 10 रुपीज़ एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, ओके। तो उसके आप 2 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हो, ओके, 10 रुपये प्राइस है तो आप 2 उसकी बोटल्स 10-10 रुपये की आप कंज्यूम कर सकते हो। फ्यूचर में क्या हुआ, उसका प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, आपने सोचा कि मैं इसकी कंजम्पशन को कम कर देता हूँ, तो आपने क्या किया, 2 से उसकी 1 बोतल खरीदना शुरू कर दिया। तो सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ डिमांड में ये बताता है फ्रेंड कि अगर किसी एक कमोडिटी का जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो ना, जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। In other simple words, there is an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and its on price. यहाँ पर क्या है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट के खुद के खुद के प्राइस में कोई चेंज आएगा, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ेगा, ठीक है, उसकी डिमांड पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि बाकी सब चीज़ें जो हैं वो, चाहे वो उस पर्सन की जो उसे खरीद रहा है उसकी इनकम हो, उसका टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के प्राइजेस, उनमें कोई चेंज नहीं आया हो, सिर्फ और सिर्फ चेंज आया है उस कमोडिटी के प्राइस, जिसकी वजह से उस कमोडिटी की जो डिमांड है या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फिर इसकी कुछ एजम्पशंस हैं स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि जो टेस्ट है या प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसे कोक पसंद है तो वो कोक पर ही पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, कोक को ही खरीदना चाहता है, ओके। उसके टेस्ट में, पसंद में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर्स। बायर्स की इनकम, जो पर्सन है, ठीक है, जो कमोडिटी को परचेज कर रहा था, उसकी इनकम में कोई भी बदलाव नहीं आया। ना उसका प्रमोशन हो गया तो उसकी सैलरी बढ़ गई, ना उसका डिमोशन हो गया, नौकरी से निकाल दिया तो उसकी सैलरी कम हो गई। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, ठीक है ना। प्राइस जो है ना कमोडिटी का, उसकी रिलेटेड गुड्स का, ठीक है, उसके रिलेटेड गुड्स, जैसे मैंने आपको कोका कोला, थम्स अप की एग्जांपल दी। कोका कोला आप परचेज कर रहे हो, उसकी रिलेटेड गुड्स क्या हो गई, वो थम्स अप हो गई या पेप्सी हो गई। उन पेप्सी और थम्स अप के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर लास्ट एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। इसका मीनिंग क्या है कि ये कंज्यूमर जो कोक खरीद रहा था ना, जो उस कोक को परचेज कर रहा था, वो ऐसी भी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठा हुआ कि आने वाले टाइम में कोक जो है वो उसकी बोटल्स मिलनी बंद हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। ये भी उसने नियर फ्यूचर में ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई हुई। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, उस कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिमांड या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। और लास्ट एक और बार मैं आपको बता दूं, देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है ना। पर्सन की इनकम, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, ठीक है, जो रिलेटेड अल्टरनेटिव गुड्स हैं वो उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
ना ही ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। बस लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताएगा कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में बदलाव आया, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाएगी, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, डिमांड शेड्यूल बना हुआ है यहाँ पर। प्राइस कितना है 10 रुपीज़, तब आप कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, परचेज कर रहे हो आप, या डिमांड कर रहे हो 100 यूनिट्स की। 10 रुपये प्राइस था तो आप डिमांड कर रहे थे 100 यूनिट्स की। कोई भी कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, यहाँ पर हमने एग्जांपल मिली। 9 हुआ प्राइस कम हो गया, प्राइस डिक्रीज कर गया। और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर कि जो डिमांड थी वो 50 यूनिट्स इंक्रीज हो गई, फिर प्राइस और कम हुआ 1 रुपये, डिमांड और बढ़ गई। यही बस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। अब अगर मान लो कि प्राइस 8 रुपये था और 10 रुपये पहुंच गया, 2 रुपये इंक्रीज हो गया। 8 रुपये पर आप 200 बोटल्स खरीद रहे थे, ठीक है, 200 यूनिट्स खरीद रहे थे आप, और 10 रुपये पर आपने 100 यूनिट्स या 100 बोटल्स कोक की परचेज करनी स्टार्ट कर दी। यही लॉ ऑफ डिमांड है। फिर इसका सिंपल सा एक आपको यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, डिमांड कर्व की। वाई एक्सिस की साइड पर आप प्राइस और एक्स एक्सिस की साइड पर आप क्या लिखोगे, क्वांटिटी। ठीक है, जब अब देखो P और P1 है, P जो है वो ओल्ड प्राइस है, P1 क्या है, न्यू प्राइस है। Q जो है वो ओल्ड क्वांटिटी है, जो आप पहले चीज़ें जितनी यूनिट्स खरीद रहे थे, और Q1 जो आप अभी यूनिट्स को परचेज कर रहे हो। तो आपको यहाँ करना क्या है, देखो, जब प्राइस P पर था, यानी कि वो मान लो आप यहाँ पर प्राइस को 10 रुपीज़ पर रख लो, ठीक है, P मतलब 10 रुपीज़ है, तो आप कितनी यूनिट्स परचेज कर रहे थे, Q, सिर्फ सिंगल Q। तो आप Q को आप मान लो कि आप 5 यूनिट्स, ठीक है ना, जब प्राइस P पर था यानी कि 10 पर था, तो आप 5 यूनिट्स Q सिंगल Q पर 5 यूनिट्स आप परचेज कर रहे थे। जैसे ही प्राइस क्या हुआ, P1 पर आया, P1 आप मान लो कि प्राइस 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ पर आ गया, तो आपने क्या किया, कंजम्पशन को बढ़ा दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। Q से आप Q1 पर चले गए। Q आप मान लो आपका 5 था, तो आप 7 यूनिट्स परचेज करने आपने स्टार्ट कर दिए। बहुत ही सिंपल सा इसका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान से बनाना। फिर ऊपर जो ये आप कर्व देख रहे हो, ये क्या, कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व है, जिसको आप D से, ठीक है, D से यहाँ पर मार्क करोगे। जो डिमांड स्लोप है ना स्टूडेंट, डी स्लोप्स और डिमांड स्लोप्स, ये क्या है, ये इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से हमेशा डाउनवर्ड शिफ्ट, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है ना, इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है कि अगर जो प्राइस है वो कम हो रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो कर्व है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। देखो नॉर्मल गुड्स जो होती है ना, ठीक है, जिनको कि हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग भी आपको बताया था, ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पर अच्छी क्वालिटी की खास करके जो गुड्स होती है ना, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, इनके केस में डिमांड कर्व जो है इसी तरह से आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा।